नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाई विकास में। इस वीडियो में से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है जो कि 16 मार्च से स्टार्ट है। इस सीरीज में हम कुछ वीडियोस के माध्यम से प्रीवियस ईयर में आए हुए आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स के सवाल देखेंगे। शिफ्ट वाइज एक एक वीडियो में हम एक एक पेपर्स को सॉल्व करेंगे और ये जो वीडियोज़ होंगे ना, इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा उस पे बेस और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर उसका जो बेसिक नेचर है या बेसिक जो उसके फंडामेंटल्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, हम वो भी सीखेंगे ताकि क्या हो, हमारा पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है ना वो एक बार रिवाइज हो जाए। और एक बार जब रिवाइज हो जाएगा तो हम अपने एग्ज़ाम में जो हमारा मार्क्स है उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ये वीडियो है इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लिए हैं वो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम्स हैं जो कि 5 जून को शिफ्ट 1 में हुआ था। इसमें मैथ्स के टोटल 31 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² + kx + 8 = 0 और 3x² + 4x + 12 = 0 और बताया गया है कि इन दोनों का जो रूट्स है वो कॉमन है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एक बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, ये जो बैच है ना एक रिवीजन बैच है, तो मैं एकदम बेसिक से चीज़ें नहीं कराऊंगा, बट हाँ जितनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होगा वो रिवाइज करवाना, वो मैं ज़रूर एक बार बता दूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो ना, हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री बोलते हैं, ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या फिर एक जो जनरल फॉर्म होता है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन, वो होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो x ही दिया गया है। वेरिएबल x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो पावर होगी ना वो देखना कि पहले पावर 2 होगी जो कि हाईएस्ट होगी, फिर पावर 1 होगी और फिर x की पावर 0 होगी। x की पावर 0 का क्या मतलब होता है? 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब x है बट उसकी पावर 0 है। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम x की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो a, b और c है ये कांस्टेंट होते हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें जो वेरिएबल होता है ना, ये जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की जितनी भी पावर होती है, इसकी जितनी पावर होगी या फिर उसके जितना डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर जो होती है, उतने ही उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस निकलेंगे या फिर जिसको हम रूट्स भी बोलते हैं या x का जो वैल्यू निकलेगा ना वो हमेशा 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, जो मेथड यूज करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर हम लोग श्रीधर आचार्य का फार्मूला यूज करते हैं। श्रीधर आचार्य का फार्मूला क्या होता है? x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये हमारा श्रीधर आचार्य का फार्मूला है। ठीक है, इसमें से ये जो रूट के अंदर वाली ये जो वैल्यू है ना, √b² - 4ac, रूट के अंदर जो है b² - 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम जनरली d या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे डेल्टा भी होता है। तो इस d के ऊपर ये जो d की वैल्यू होगी ना, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या फिर 0 आएगी। ठीक है, जब ये d 0 होता है तब x का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इक्वल एंड रियल वैल्यूज आते हैं, मतलब 2 वैल्यूज आएंगे और दोनों वैल्यूज क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। अगर वो पॉजिटिव होता है तो x के जो वैल्यू आएंगे, जो हमारा वेरिएबल है उसका जो वैल्यू आएगा वो अनइक्वल होगा, मतलब 2 अलग अलग वैल्यू आएंगे और रियल वैल्यूज होंगे।
ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये क्या है, रूट के अंदर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वो हो जाती है इमेजिनरी, अनरियल। इमेजिनरी दो दो वैल्यूज ही होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर अनरियल होंगे, ठीक है, रियल नहीं होंगे। ये इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए कि डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अनइक्वल और रियल रूट्स होते हैं, नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी या फिर अनरियल रूट्स होंगे, जीरो होंगे तो इक्वल और रियल रूट्स होंगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वालिटी की इक्वेशन में तो इतना ही है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, दो इक्वेशन दिया हुआ है जिसका जो रूट्स हैं वो कॉमन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब का, ताकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार इसका जो बेसिक है वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, दो इक्वेशन है, जैसे a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, c1 लिख लेते हैं। उसी तरीके से a2 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस हैं और दोनों में अगर रूट्स कॉमन बोल रहा है, अगर रूट्स कॉमन है तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा कि जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो होता है, जैसे a1 a2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट यानी b1 b2 का रेशियो, और जो कांस्टेंट है c1 c2 इनका रेशियो हमेशा बराबर होता है। तो जब भी कॉमन रूट्स होंगे तो ये रेशियोज हमेशा बराबर होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन में बोला है दोनों इक्वेशंस जो है इनके जो रूट्स हैं वो कॉमन है, तो रूट्स कॉमन है यानी इनके जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वो बराबर होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 है, दूसरे इक्वेशन में 3 है, तो ये बराबर होगा k बटे में 4 के, और ये बराबर होगा 8 बटे में 12, ठीक है। हम कहीं से भी सॉल्व अगर करेंगे, जैसे कि हम इन दोनों को ले लेते हैं अगर, तो को सॉल्व करेंगे, इसको 2 से काट दिए, 4 से काट दिए 2 बार में, 3 बार में, तो जो k की वैल्यू है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 8/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डिग्री कैसे फाइंड आउट करें, हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री होगी, जितना डिग्री होता है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसका उतना ही सोल्यूशन होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर एक इक्वेशन लिखूं, x³ प्लस ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, और जितनी डिग्री होगी ना x के उतने सॉल्यूशंस निकलेंगे, उतने रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो x के 3 रूट्स निकलते हैं, ठीक है। निकालने बोलेगा नहीं आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करें, कितने रूट्स होंगे ये फाइंड आउट हम कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर जब कॉमन रूट्स बोलेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसका ये रिलेशन होता है कि कोएफिशिएंट्स के जो रेशियो होते हैं वो बराबर होंगे आपस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल की बात हो रही है। एंगल आपको पता है कि जब भी दो रे ऑफ स्ट्रेट लाइंस या फिर लाइंस है, इनके बीच का जो गैप होता है ना, ये एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर एंगल हम बहुत टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक तो हो गया हमारा एक्यूट एंगल, दूसरा हो गया राइट एंगल, तीसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। इन 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम एंगल को। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो भी एंगल जिनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक होगी, ठीक है, 90 नहीं होगी, 90 डिग्री के पहले तक होगी, यानी 89.999 यहाँ तक होनी चाहिए, और जब एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए तो वो राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज क्या है कि वो 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा हुआ तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो और एंगल्स, मतलब अगर दो एंगल्स हम देख रहे हैं, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है, दो एंगल्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों एंगल्स का, अगर हम दो एंगल्स की बात करें तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों एंगल्स आपस में कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। पूरक कोण बोलते हैं हम इसको हिंदी में, पूरक। और जब उनका सम 180 हो जाए तब वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री,
सप्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं समपूरक। ठीक है, जैसे अगर एक एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तभी इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा 90 डिग्री। एक एंगल मैंने ले लिया 50 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 130, ताकि दोनों को जोड़ने पे आए 180। ठीक है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, और जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तब वो सप्लीमेंट्री या फिर समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है। तो दो कोण है, ठीक है, एक छोटे वाले जो कोण है उसको मैं मान लेता हूँ कि वो x है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले से 28 ज़्यादा है। अगर मैंने छोटे को x मान लिया तो बड़ा क्या हो जाएगा, x + 28 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तो कुछ डाउट नहीं। जब इन दोनों को जोड़ा हमने तो क्या हो जाएगा, x और x मिलकर 2x हो गया, और ये 28 डिग्री अलग से लिख देंगे, और ये जो सम है यही क्या होगा 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संपूरक है, सप्लीमेंट्री है। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 28 इधर जाएगा तो माइनस होगा 180 में, 180 में अगर हम 28 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 152, और जब दो उधर जाएगा डिवाइड होगा, 152 का डिवाइड करते हैं तो ये आएगी 76 डिग्री, यानी x की जो वैल्यू हो गई वो 76 डिग्री हो गई। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, छोटे कोण का मान, तो छोटे कोण का मान 76 हो गया। अगर हमसे बड़े कोण का मान पूछा होता तो बड़ा कोण इससे 28 अधिक था, तो 76 में हम 28 जोड़ देते तो हमसे बड़े कोण का मान यानी कि कितना हो जाता 104 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, या फिर एक कोण हमें पता चल चुका है कि 76 डिग्री है, दोनों का योग हमेशा 180 होगा, तो दूसरा कोण जो होगा वो 104 होगा ही, तभी दोनों का सम 180 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा है, इसमें कुछ आपको समझाना नहीं है, बस मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लूँ। ये क्वेश्चन है हमारा, पहले तो हमें क्यूब रूट निकालना है 5832 का। तो 5832 क्यूब रूट तो जनरली इतने बड़े का नंबर हम याद नहीं रखते हैं, तो हम इसका जल्दी से एक बार फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं कि लास्ट में 832 है, यानी 8 के टेबल में जा रहा है, तो हम डायरेक्टली 8 से लेके चले जाते हैं, क्योंकि 8 एक परफेक्ट क्यूब है, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली। 8 7 56, 2 बचेगा, तो 8 2 16, फिर 7 बचा, तो 8 9 72। ठीक है, यहाँ तक 729 हमें पता है ये ना 9 का क्यूब होता है, यानी ये जो चीज़ है ये 9 का क्यूब हो गई। ठीक है, और ये जो 8 है ना ये 2 का क्यूब हो गया, तो हम इसकी जगह पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 9 का क्यूब। ठीक है, ये इजीली दिख गया। अगर नहीं दिखता है तो हम फर्दर फैक्टर करते हैं, इसको 9 से डिवाइड करते 81 टाइम्स में, फिर ये 9 से जाता, फिर 9 बार में, तो ये आया 8 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2, और 9 का मतलब भी है 9 × 9 × 9, यानी 9 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है 1 और 4 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5/24 × 78। एक इंडेसिस का हमारा एक फॉर्मूला, एक रूल होता है कि जब भी ए है अगर इसके ऊपर रूट है, nth रूट, ठीक है, रूट है यहाँ पे उसका वैल्यू कुछ भी होगा, तो जब हम रूट को हटाएंगे ना तो जो भी रूट की पावर होता है n पावर है, तो वो 1/n हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि अगर a यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3। ठीक है, a स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब यहाँ पे पावर कितना होता है 2 होता है, हम 2 लिखते नहीं है जनरली क्योंकि वो अंडरस्टूड है, तो जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक। तो जब हम यहाँ से तो वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि जब 3 है पावर तो 3 की जगह पे 1 बाहर आता है, तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 9 बार 3 बार 9 है तो 1 9 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे पावर 4 है और 10 की पावर भी 4 है, तो यानी 10 4 बार है, तो एक ही 10 बाहर आएगा क्योंकि 4 पावर है इसलिए, और ये हो जाएगा 5/24 × 78। इसको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9 से 3 से काटते हैं 3 बार में, ये 8 बार में, 2 से काट देते हैं इसको 4 बार में, 5 से काट दिया हमने इसको 2 बार में। अब क्या है, तो ये 2 से काट देते हैं इसको फर्दर 39 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 27 हो गया 117, और नीचे ये 4 बचा हुआ है डिवाइडेड बाई 4, तो इसको जरा 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये चला जाएगा 2 बार में 8,
9 36 1 बचेगा यानी 25 29.25। ऑप्शन नंबर ए ये जो है 29.25 होगा। तो आंसर जो है सही, जो करेक्ट आंसर है वो 29.25 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 मिसप्रिंट हो गया है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 29.25 होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सलील सैलरी वॉज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाई 10%। सलील है, उसके सैलरी को पहले 15% घटाया जाता है, बाद में 10% बढ़ा दिया जाता है। तो बताना है कि अभी जो सैलरी है ना वो पहले की सैलरी से कितनी कम है। आसान सा सवाल है। मान लेते हैं कि जो सलील है उसकी पहले जो सैलरी थी वो 100 थी। अब जब हम इसको 15% घटा दिए हैं, ठीक है, कितना घटाए हैं, 15% रिड्यूस कर दिए, तो 100 का 15% क्या होता है, 15। तो 100 में से 15 जब माइनस करेंगे तो नई सैलरी हो गई उसकी 85। लेकिन फर्दर क्या हुआ है कि उसमें से 10% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज किया गया। तो 85 का 10% जो है वो इंक्रीज किया गया। अब निकालना है 85 का 10% क्या होगा। तो आप मेरी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने परसेंटेज निकालना काफ़ी आसान तरीके से बताया है। तो 85 का अगर 10% निकालेंगे तो मैंने बताया था कि लास्ट डिजिट से पहले एक डेसिमल लगा देंगे, यानी 8.5। तो पहले 85 था, अब 8.5 बढ़ गया। जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 93.5। ठीक है, तो अब इसकी सैलरी हो गई 93.5। तो अगर हम शुरुआत से कंपेयर करें, पहले 100 थी और अभी फाइनली कितनी है, 93.5। कितने का कमी देखने को मिला, तो 6.5 रुपीज़ का कमी देखने को मिला। तो ये 100 का कितना परसेंट है, 6.25, 6.5 सिर्फ। तो हमको पता है कि 100 में जो वैल्यू होती है वही परसेंटेज होती है, तो जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो 6.5 ही होगा। ठीक है, या फिर परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 और 100 कट जाएगा, 6.5% आंसर आ जाएगा हमारा। 6.5, 6.25 नहीं, 6.5। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात की गई है, तो थोड़ा सा प्रोपोर्शन हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, प्रोपोर्शन या फिर इसको हम समानुपात बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जैसे दो रेशियोज है, एक रेशियो है A:B और एक दूसरी रेशियो है C:D। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ना, तो इसको हम प्रोपोर्शन या फिर समानुपात बोलते हैं। और इस समानुपात का साइन ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, 4 डॉट से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो को चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं A/B, और ये प्रोपोर्शन के साइन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू, और यहाँ लिख सकते हैं C/D। तो ये प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जिसमें ये जो पहला A है इसको हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को सेकंड, C है थर्ड प्रोपोर्शन और D है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, 4 प्रोपोर्शन है। हमसे मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है, तो जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है ना, मीन का मतलब होता है A B और बाद में प्रोपोर्शन के बाद भी फिर B:C होगा, मतलब ये दोनों कॉमन होगा, तो ये मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करें जरा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो B और B मल्टीप्लाई होकर B² हो गया और A और C मल्टीप्लाई होकर AC हो गया। तो B बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √AC। और प्रोपोर्शन है तो प्लस माइनस देते नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ये हम लोग कंसिडर करते हैं। तो प्लस √AC, तो यानी मीन प्रोपोर्शन का जो वैल्यू होगा वो √AC होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 260 मीन प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीन प्रोपोर्शन 260 है, किसका, x और 338 का। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो यानी b बराबर क्या होता है, √AC। या फिर अगर हम इस रूट को हटा दें तो यहाँ हमको स्क्वायर देना पड़ेगा, B² बराबर AC होता है। b क्या है, मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है 260, यानी 260 का स्क्वायर, ये बराबर a यानी यहाँ पे x दिया हुआ है और c है 338। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x को एक तरफ रखते हैं, 338 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। स्क्वायर है 260 के ऊपर, तो 260 को 2 बार लिख लेते हैं। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा इजीली आंसर मिल जाएगा। 13 से कट करते हैं, 13 दूना 26, 7 बचेगा, तो 13 6 78। 13 से इसको कट किया 20 बार में, और ये 26 से 10 बार में जा रहा है कम्प्लीटली। तो 20 इंटू 10 करेंगे तो 200 आ गया। तो x की जो वैल्यू होगी वो ऑप्शन नंबर ए यानी 200 होगी। ठीक है, मेन प्रोपोर्शन ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट हुआ था, मतलब एक क्लास है। ठीक है, क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं, जिसमें से 12 बच्चों का जो एवरेज स्कोर है ना वो 60 है, और बचे हुए बच्चों का एवरेज स्कोर 62 है। तो हमको बताना है पूरे क्लास की एवरेज क्या होगी। अब जरा एवरेज पे गौर करते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज जो है
इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 3 लोग हैं, ए बी सी। ठीक है, और हमारे पास है 90 रुपए। हमें तीनों को बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, ए और बी और सी को। तो कितना बांटे कि तीनों में बराबर बराबर जाए? तो हमको पता है कि 30 30 और 30 बांटना पड़ेगा। तो ये जो 30 होता है ना, यही इनका एवरेज है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। ठीक है, यहां तक। तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो पता है आप लोगों को। अब क्या है कि आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लास में 30 स्टूडेंट है, 12 लोगों का 60 है और बाकी बचे हुए लोगों का 62 है। तो पूरी क्लास की एवरेज बतानी है। तो ये सवाल करने से पहले एक दो चीज़ें और जान लेते हैं हम कि जब ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इसको एलएचएस में ले जाएंगे तो सम ऑफ ऑल टर्म्स जो होता है ये हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? एवरेज को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टर्म्स से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग कई बार करते हैं क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं एक बार। टोटल 30 बच्चे हैं, 12 बच्चों का एवरेज है 60, बच्चे कितने? 18 बच्चे। तो 18 बच्चों का एवरेज है 62। तो अगर हम टोटल नंबर निकालना चाहें कि भाई 12 बच्चे, एवरेज सबका 60-60 है, तो टोटल मार्क्स का जो सम है वो कितना होगा? तो इन 12 बच्चों का निकालना है अगर हमको, तो इनका सम हो जाएगा 12 इंटू 60, मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज मल्टीप्लाई जितने बच्चे हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये आ गया 720। उसी तरीके से 18 बच्चों का सम निकाले हम, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 18 इंटू 62। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 18 दूना 36, हाथ में लगा 3, 18 छक्के 108 और 3 111। ठीक है, तो ये हो गया। 12 बच्चों का जो मार्क्स है उसका सम 720 है, 18 बच्चों का इतना है, तो 30 बच्चों का क्या होगा टोटल सम? ये 720 को और 1116 को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 6381, 1836। ठीक है, अब हमको इन 30 बच्चों का एवरेज निकालना है, तो यहाँ करता हूँ। 30 बच्चों का एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब कितना आया है? 1836 मार्क्स आया सबका, तो ये ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 30 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 612 और 0 है तो यहाँ पे एक डेसिमल दे देंगे, यानी 61.2 आ जाएगा 300 बच्चों का एवरेज, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ तक ये तो एकदम सबसे बेसिक हुआ। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ही चाहिए सवाल को करने के लिए। इसको हम और भी अलग मेथड से कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। आपको अलग अलग मेथड जो है वो भी आने चाहिए, ताकि क्या हो ना कि एग्जाम में जब सवाल आए तो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम अलग अलग अप्रोच यूज कर पाए, जिससे क्या होगा ना हमारा समय बचेगा। और ये चीज़ हम जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी कमांड जो है इस चीज़ के ऊपर बढ़ेगी, अच्छी होगी। ये एक रिवीजन बैच है, तो मैं इसलिए जो भी मेथड्स इंपॉर्टेंट है वो सब मैं करके बता रहा हूँ, ताकि आपको वो सारे मेथड्स रिवाइज हो जाए। ठीक है, 12 बच्चे थे, इनका एवरेज है 60। ठीक है, 18 बच्चे हैं, इनका एवरेज है 62। मैंने एक पल के लिए मान लिया कि जो 18 बच्चे हैं ना इनका एवरेज भी 60 ही होता, 62 नहीं होता। ठीक है, 62 नहीं है, 60 ही एवरेज है। तो जो 30 बच्चे हैं उनका एवरेज क्या हो जाता? 60 ही हो जाता है ना। दूसरे अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम कि 12 बच्चे के पास मान लो 60-60 रुपए हैं, 18 बच्चे हैं उनके पास भी 60-60 रुपए हैं, तो 30 बच्चे जब दोनों को मिला दिए तो सबके पास 60-60 रुपए ही रहेंगे। ठीक है यहाँ तक। लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या किया था, दो एवरेज खुद से कम किया है, मतलब 2-2 रुपए सबको कम कम दिए हैं। 62 रुपए मिलने थे लेकिन सबको 60-60 रुपए दिए हमने। तो 2 रुपए या फिर 2 मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, 2 मार्क्स हमने कम लिखा है। तो ये 2 मार्क्स कितने बच्चों का कम लिखा है? 18 बच्चों का कम लिखा है, यानी टोटल 36 मार्क्स हमने कम लिखा है। तो ये 36 होगा, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कितने बच्चों में होगा? सारे के सारे 300 बच्चों में। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, 30 से डिवाइड कर दें, तो कितनी बार में जाएगा? 1.2 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 1.2 मार्क्स जो है ना ईच बच्चों को मिलेंगे। हमने 60 माना था, सारे बच्चों का मार्क्स 60 है, लेकिन 1.2 और मिलने चाहिए, तो ये 1.2 अगर ऐड कर देंगे तो ये 61.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सोचने का तरीका है, इस तरीके से भी सोच के हम इस सवाल को कर सकते हैं। या फिर एक और अप्रोच है एलिगेशन मेथड जो होता है। एलिगेशन मेथड अगर आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो आपने एलिगेशन चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, और एलिगेशन चैप्टर में भी हम इस तरीके के सवाल
करते हैं कि अगर 12 बच्चे हैं और बचे हुए कितने 18 बच्चे, 12 बच्चों का एवरेज 60 है, 18 बच्चों का एवरेज 62 है, तो हमको उनके मिडिल का निकालना है। और रेशियो कितना आना चाहिए, 12 और 18 का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। मैं यहाँ पे बेसिक नहीं बता रहा हूँ, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो हम ऑप्शन पुट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जब 61.2 यहाँ रखेंगे तो इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1.2, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। इसको काटते हैं अगर 2 बार में 3 बार में, तो रेशियो आ गया 2:3। इसका मतलब है कि 61.2 ही हमारा सही जवाब होगा। अगर ये नहीं आता तो हम ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 रख के देखते हैं। तो इस तरीके से 2-3 मेथड से अलग अलग आपको जो मेथड मतलब अप्रोच हमें क्वेश्चन के हिसाब से रखनी है। वैसे ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अगर हम बेसिक से भी जाए ना कि 12 बच्चों का 60 है तो सम कितना हो गया, 18 बच्चों का 62 है तो इनका सम क्या हो गया, ये निकाल के हमने टोटल सम निकाल लिया और 30 से डिवाइड कर दिया, तभी भी हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये सारे मेथड्स जानना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देगा, तो उस समय हमें कौन सा मेथड यूज करना है ये इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 14 होल नंबर्स। 14 होल नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो सकती है। ये यहाँ पर क्या होता है ना, एवरेज का फार्मूला जनरली हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका एवरेज का फार्मूला क्या होता है, तो वो हो जाता है हमारा n+1/2, ठीक है। इतना होता है एवरेज का फार्मूला। याद करते हैं हम, गलती कर यहाँ पे वो गलती कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स के एवरेज का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर्स बोला गया है। अब ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं हम जरा। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर है जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, और ये मतलब पूर्ण संख्याएं होंगी, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं होते हैं इसमें, डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या है ना, होल नंबर में यही सारा, ये सारा नेचुरल नंबर का ये पूरा आएगा यहाँ पे, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे इसमें। बस एक क्या आ जाता है एक्स्ट्रा, एक जीरो आ जाता है, तो मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो 14 होल नंबर्स पूछ रहा है, फर्स्ट 14 होल नंबर्स। तो अगर फर्स्ट 14 होल नंबर्स हम लिखे ना तो वो स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके 13 तक जाएगा, 14 तक नहीं जाएगा। बस यही गलती कर देते हैं हम कभी कभी जल्दीबाजी में, ठीक है। तो ये 13 तक जाएगा, तो हमें 1 से लेकर 13 तक का सम चाहिए, और सम मिल जाएगा तो हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो 1 से लेकर 13 तक जो संख्या है इनका सम क्या होगा, तो 1 से लेकर 13 नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n+1/2, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे 13 है तो मैं 13 पुट करता हूँ। n+1 14 हो गया, 13 और 1 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 बार में गया, 13 7 91 आ गया। तो जो सम हो गया वो तो 91 हो गया। हमको एवरेज चाहिए, तो एवरेज का क्या फॉर्मूला है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। सम कितना है, सम है 91, और नंबर कितना है, नंबर है हमारा 14, है ना। 14 होल नंबर्स, जीरो को छोड़ना नहीं है हमें। भले ऐड करते टाइम जीरो को नहीं लिया हमने, क्योंकि जीरो को ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, पर जब नंबर ऑफ टर्म्स में वो काउंट होगा। 14 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 14 25 85 हो जाएगा, 14 7 98, 14 6 84, 6 बार में ले जाते हैं 84, फिर 7 बचेगा, ठीक है। तो डेसिमल देंगे तो 70 हो गया, तो 14 25 70, यानी 6.5 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक दो फॉर्मूला और देख लेते हैं। ये क्या है, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, इसका सम है। अगर यहीं पे स्क्वायर्स हो, n स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके n स्क्वायर तक नंबर हो, तो उनका सम क्या होता है, वो हो जाता है हमारा n+1 2n+1/2, ठीक है। ये याद रखना है। क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब सिग्मा n³ लिख लेते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरीके से n³ तक होगा, तो उसका सम होता है। हमने जो ये स्क्वायर वाला जो सिंपल है ना 1 + 2 + 3, इसका जो सम देखा है ना, वही लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्यूब के सम का फॉर्मूला निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हुज डायमीटर इज 98, ठीक है। एक स्फेयर की बात की गई है। स्फेयर ये तो सर्कल है 2D में, बट 3D में ये जब इसको हम कट करेंगे ना तो इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। ये एक हेमीस्फेयर है, इसका आधा कटा हुआ हिस्सा।
जैसे हम फुटबॉल देखते हैं ना, चारों तरफ से पूरा एक गोल, एक 3D इमेज, वो स्फीयर होता है। तो स्फीयर में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। जब हम इसको दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो दो तीन चीज़ें पूछता है, एक तो स्फेयर का, हम स्फेयर की बात कर रहे हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ये सेम होता है स्फेयर के केस में, जो होता है 4πr²। आर मतलब रेडियस। और दूसरा इसका वॉल्यूम पूछता है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। वहीं पे अगर हेमिस्फेयर हो, तो हेमिस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है 3πr², ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम स्फीयर का आधा होता है 2/3πr³, ठीक है। एक बार मैं जरा से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। जैसे ये सर्कल है, इसका कर्व सरफेस एरिया 4πr² है, तो जब से हेमिस्फीयर बनाएंगे हम लोग, तब इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो तो 2πr², उसका आधा ही होगा। लेकिन क्या होता है ना, ऊपर में भी एक सर्कल बन जाता है ये वाला, तो एक सर्कल के एरिया होता है πr²। तो उस 2πr² में ये जो कर्व सरफेस एरिया 2πr², इसमें πr² जोड़ना पड़ता है, तो ये 3πr² हो जाता है। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया 3πr² होगा, ठीक है। इतना याद रखेंगे। और एक है जो पूछता है एग्जाम में काफी, कि एक होलोस्फीयर है, मतलब ऐसा, और इसके चारों तरफ एक और इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा इवन होगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो ये जो बना है बीच में खाली है, बस ये वाली चीज भरी हुई है, तो इसका वॉल्यूम पूछ लेता है कभी कभी। तो ये सेंटर है इसका बीच में, बाहर वाला जो टच कर रहा है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं रेडियस, और जो छोटा वाला टच कर रहा है उसको हम स्मॉल आर से। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम यानी 4/3π कैपिटल R³, और अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम यानी 4/3πr³, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/3π, कॉमन ले लेंगे R³ माइनस R³, ठीक है। ये होलोस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे। इसमें क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 98, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 49, उसका आधा होता है सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले, सेम ही होता है। तो ये होता है 4πr²। 4π की जगह हमने लिखा 22/7, r² का मतलब हो गया 49 × 49, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको 7 से काट दिया 7 बार में। अब इस 22 को ना हमेशा देखा करें 2 × 11, ठीक है। पहले क्या करते हैं, 4 और 2, ये 11 है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56 हो गया, और ये 49 है, यानी 56 को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इतना देख सकते हैं कि 49 को हम देख लेते हैं 50 माइनस है। ये सब मन में करना है आपको, उसके सिंप्लीफाई या कैलकुलेशन जितना आसानी से आप कर सके उतना बेहतर, और जितनी फास्ट कर सके। तो जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 को ना, तो क्या हो जाएगा ना कि इसका आधा हो जाएगा, मतलब 28, और उसमें 2 जीरो लगा देंगे, और एक माइनस करना, यानी 56 एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27, और यहाँ पे हो जाएगा 44, ठीक है यहाँ तक। और 11 एक बचा हुआ था, जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4, फिर अगले नंबर को जोड़ेंगे 8, फिर अगले नंबर को जोड़ा 11, कैरी बचेगा 1, 7 और 9 10, तो एक कैरी बचा, और ये 3, तो 30184 ये आ रहा है। वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो ये क्यूब होगा, वॉल्यूम हमेशा पावर 3 में होता है, तो यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राहुल्स एज इज 3 times हिज डॉटर्स एज, ठीक है। राहुल है और उसकी डॉटर है। अगर उसकी डॉटर की एज 1 साल है तो राहुल की 3 साल है, 3 गुनी है, ये रेशियो मिल गया हमें। आफ्टर 8 years हिज एज विल बी 5 years मोर देन ट्वाइस हिज डॉटर्स एज, फाइंड राहुल्स प्रेजेंट एज, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे,
डॉटर की एज को हम 1x या फिर सिर्फ x मान लेते हैं और राहुल की एज होगी 3x। ठीक है यहाँ तक। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी राहुल की, ये हो जाएगी 3x प्लस 8, और जो उसकी डॉटर है उसकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 8, इसमें भी 8 जोड़ देंगे 8 साल के बाद दोनों। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हिज एज विल बी 5 ईयर्स मोर देन ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। मतलब अगर इसके डॉटर्स के एज को आप दोगुना करें ना, तब तो इसमें 5 जोड़ेंगे तब वो उसके फादर के यानी राहुल के एज के बराबर होगी। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा 3x, ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2 को 8 से किया तो 16। अब 2x इधर आ गया तो 3x में से 2x गया x बचा और 3 उधर जाएगा, 16 में से 3 गया 13 बचा। ठीक है, तो ये डॉटर की एज निकल गई। हमको राहुल की निकालनी थी, राहुल की एज है 3x यानी 13 या 39, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन पेंट अ हॉल इन 3 days। वरुण और आशीष है, ये दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 3 दिनों में हो जाता है। वरुण अलोन कैन पेंट इट 7 days। वरुण जब अकेले करता है तो उसको 7 दिन लगते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि आशीष अकेले ऐसे 4 दीवार या 4 हॉल कितने दिनों में पूरा कर लेगा। कुछ नहीं करेंगे, पहले इस कैल्शियम लेंगे, 3 और 7 कैल्शियम हो गया 21, तो वरुण और आशीष दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो आ गया 7 और 7 से करेंगे तो 3, तो आशीष की एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगी, 7 में से 3 गया 4। ठीक है यहाँ तक। अब हमें 21 काम करना था एक हॉल को पेंट करने के लिए, लेकिन अब क्या है ना कि 4 ऐसे सच हॉल्स हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम 4 गुना हो गया। आशीष की एफिशिएंसी है 4 तो 4 से डिवाइड कर दिया। ये तो पता है हमें कि नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टोटल वर्क होता है उसको डिवाइड करते हैं एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क ये है, एफिशिएंसी 4 है, 4 से 4 गया तो 21 दिन लगेंगे आशीष को अकेले काम करने में, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है। ईश्वर कवर्स इतना अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड विद द स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं कि ये कोई नदी है, पानी का प्रवाह है। ठीक है, इसमें एक नाव तैर रही है, उसमें कोई आदमी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो नदी है ना ये इस डायरेक्शन में बह रही है ऐसे, और ये जो बोट है ना वो भी इसी डायरेक्शन में बह रही है। नदी के बहने की जो रफ्तार है ना उसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति आवर से, और जो बोट है उसकी बहने की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति आवर से। तो जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में बह रहे हैं तो नदी क्या करेगी, उस नाव को भी अपने साथ बहाएगी उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से वो खुद बह रही है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विथ द स्ट्रीम, बहाव की दिशा में, या फिर डाउन द स्ट्रीम बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, नदी भी बह रही है y की स्पीड से, बोट भी चल रहा है x की स्पीड से, जो एवरेज टोटल स्पीड आएगा वो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को आगे पुश करेंगे तो उनकी जो स्पीड है ओवरऑल स्पीड बोट की ऐड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, उसी तरीके से अगर नाव नदी इसी डायरेक्शन में चल रही है लेकिन नाव ने क्या किया ना, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, उल्टे जा रही है, तो उस केस में नाव ऐसे जा रही है, नदी ऐसे जा रही है, तो नाव जा रही है x की रफ्तार से और नदी उसको पीछे खींच रही होगी, उल्टे डायरेक्शन में खींच रही होगी y की रफ्तार से। तो उस कंडीशन में जो हमारा स्पीड निकल के आता है ओवरऑल स्पीड वो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आता है, और इस कंडीशन को हम अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलते हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम या फिर अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जब डाउन स्ट्रीम या फिर विद द स्ट्रीम होगा तो स्पीड जुड़ जाएगी दोनों की, x प्लस वाई हो जाएगी, और जब अप स्ट्रीम या फिर अगेंस्ट द स्ट्रीम रहेगा तो स्पीड घट जाती है, x माइनस वाई हो जाएगी। हाँ, ये हमको मानना पड़ता है कि x हमेशा y से बड़ा होगा, क्योंकि नाव बह रही है ना, अगर नदी ही नाव से ज़्यादा तेज बहने लग जाएगी तब तो नदी बहा के लेके चली जाएगी नाव को, नाव का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ पे इसीलिए हम माइनस करते वक्त x माइनस वाई करते हैं, y माइनस x नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ईश्वर कवर्स 7 to 1 किलोमीटर इन 42 आवर्स।
अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो अगर बोट की स्पीड x मान ले और नदी की y मान ले तो x माइनस वाई कितना निकलेगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इतना किलोमीटर जाता है इतने टाइम में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 721 और टाइम है 42। ठीक है यहाँ तक। और फिर आगे बोल रहा है कि 721 किलोमीटर जाता है 15 आवर्स में विथ द स्ट्रीम, यानी x प्लस वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 721 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है यहाँ तक। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y की वैल्यू, नदी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा करना, बट कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमको y की वैल्यू चाहिए तो x को काट देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं इसको। तो ये x कट गया, माइनस वाई मिलके -2y हो गया। यहाँ बचा 721 डिवाइडेड बाई 42 माइनस 721 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है यहाँ तक। अब इसको जरा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 42 है 15 है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ये 4 2 6, 7 2 9 1 10। हाँ 7 से ये कट रहा है 103 बार में, और 7 से ये कट गया 6 बार में, और ये तो कट नहीं रहा है। तो बस एलसीएम लेते हैं, 15 और 6 का एलसीएम हो गया 90। तो 103 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और 721 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो ये हो जाएगा 15 45 माइनस 6 12 7 6 42 1 43 डिवाइडेड बाई 90। अब इसको जरा माइनस करते हैं। तो ये 6 में से 5 गया 1, 12 में से 4 जाएगा 8, फिर यहाँ पे बचेगा 2, 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, तो 2781 डिवाइडेड बाई 90 है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा ये माइनस आएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, और इधर भी माइनस था तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई इशू नहीं है। और ये 2 यहाँ पे डिवाइड में उसको उधर भेजेंगे तो 90, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड होके वो 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2781 डिवाइडेड बाई 180। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ 9 से जा रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो 20 बार में इसको 9 से काटते हैं 3, फिर 0 9। ठीक है, फिर 2 से काट देते हैं इसको 15 4.5 और एक 0 है तो ये डेसिमल जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 15.45। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब आ रहा है। आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज है, तो उसको संभल के कीजिए, ध्यान से कीजिए। जब आप कीजिएगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा। वैसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है जैसा हम एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। किरण स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का 45% वो खर्च कर देता है। तो एक तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो इनकम होता है ना ये बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। ठीक है, जो खर्चा कर देंगे और जो बचाएंगे उसको जोड़ेंगे तो वही इनकम के बराबर होगी। आगे क्या बोल रहा है कि ही सेव 66% ऑफ हिज इनकम। अब 45% वो खर्च कर दे रहा है तो बचाएगा कितना? 55%, क्योंकि टोटल इनकम तो 100% ही होगी। तो यही 55% की वैल्यू जो है वो 66,000 दी हुई है। 55% की वैल्यू दी हुई है, इनकम पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू हमसे निकालने को बोला है, तो निकाल लेंगे हम। 66 55% का वैल्यू है तो 55% नीचे लिखा, 100% का निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। ये परसेंटेज कैंसिल हो गया। 11 से काटते हैं 5 बार में, ये 6 बार में, 5 से इसको काट दिया 20 बार में, तो ये कट जाएगा हमारा 6 दूना 12, 120 आया और 3 जीरो, यानी 1,20,000 उसकी इनकम हो गई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान सा सवाल है। नंबर 13 देखते हैं। अ डीलर सेल्स 2 ड्रायर्स एट 63,000 रुपीज ईच। मतलब 2 ड्रायर्स हैं एक डीलर के पास, एक व्यापारी के पास। उसने दोनों ड्रायर्स को 63,000 रुपये में बेचा है। एक पर उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे उसे 30% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जो सेलिंग प्राइस है ना दोनों ड्रायर के, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 और ये 2, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है 63,000 रुपीज़। ठीक है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 5% का,
और एक पे लॉस हो रहा है 30% का। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो अलग अलग होगा। अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता ना और उनको सेम दाम पर ही बेचा जा रहा है तो इस केस में हमेशा दोनों पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बराबर परसेंटेज में आता। लेकिन चूंकि यहाँ पर परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस अलग अलग है, इसका मतलब दोनों की जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो अलग अलग रही है। तो हमें बस इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है। तो पहले वाले का निकालते हैं। 5% का क्या मतलब हुआ? 5% है फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। यानी कि कोई सामान अगर उसका सीपी 20 रुपये है तो यानी उसको 1 रुपये के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। 1 रुपये के प्रॉफिट में बेच रहे हैं यानी उसको 21 रुपये में बेच रहे हैं। और सेलिंग प्राइस दी हुई है 63,000 रुपीज़, यानी ये 21 की वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में 21 लिखेंगे। हमें निकालना है सीपी यानी 20 की वैल्यू निकालनी है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 21 से जाएगा 3 बार में, ये हो गया 60,000 रुपये। ठीक है यहाँ तक। अब क्या है, दूसरे वाले पे देखते हैं। 30% का लॉस हो रहा है। 30% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/10, यानी 10 पे खरीदा गया है, 3 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 7 रुपये। ठीक है, तो लेकिन सेलिंग प्राइस दी हुई है 63,000, यानी ये 7 का वैल्यू है। हमको चाहिए कितना? 10 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 10 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 से इसको काटा तो 9 बार में गया तो यह आ गया 90,000 रुपये। ठीक है, यानी एक का कॉस्ट प्राइस निकला 60,000 रुपये, दूसरे का कॉस्ट प्राइस निकला 90,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया दोनों का? एक का 60,000, एक का 90,000, मतलब दोनों का मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा 1.5 लाख रुपये। और टोटल एसपी क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। दोनों को बेच रहा है 63,000 में, तो यानी 63 प्लस 63,000 करना पड़ेगा या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6 बार, मतलब 1,26,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 1.5 लाख में खरीद कर 1,26,000 में बेच रहा है वो, यानी 24,000 का क्या मिल रहा है? लॉस देखने को मिल रहा है। अब परसेंटेज में निकालने के लिए डिवाइडेड बाई सीपी करेंगे। सीपी है 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो गया, ये 150 है, 50 से 3 बार में, ये 2 बार में, और ये 3 से 24 गए 8 बार में, 8 दूना 16, यानी 16% का ओवरऑल लॉस देखने को मिला। ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स एट 16% पर एनम इज 797, यानी 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है ना वो 797 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कि जैसे हमने मान लिया कि 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, तो इस पर 16% का ब्याज मिल रहा है। तो पहले साल 16 रुपये मिलेगा, 100 का 16% कितना हो जाएगा? 16 रुपये। दूसरे साल भी 16 रुपये मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है कि हर साल जो ब्याज मिलता है ना हमें सेम मिलता है, और हमेशा ब्याज जो लगता है वो प्रिंसिपल पे ही लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ये हो जाता है कि पहले साल अगर 16 रुपये मिला तो दूसरे साल भी 16 रुपये ही मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा कि दूसरे साल, क्योंकि हमें पहले भी एक ब्याज मिल चुका है, एक इंटरेस्ट मिल चुका है, तो उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी 16 पर भी हमें 16% के रेट से ब्याज मिलेगा। सिर्फ प्रिंसिपल पे ही नहीं मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे जो ब्याज मिला है, जो अर्नड इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो जब 16 का हम 16% निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2.56 रुपीज़। ठीक है, तो यानी अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करें तो इसका कितना हो जाएगा? 16 और 16 32, 32 और जो 34.56 CI, और सिर्फ SI निकालें तो 2 सालों में 16 और 16 32 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2.56। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है ना 2.56, यही डिफरेंस होता है SI और CI का। तो यानी 797 ये जो दिया हुआ है ये 2.56 का वैल्यू दिया हुआ है। हमें 100 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल हमने 100 माना है। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ पे आ गया 100। अब ये इसको काटते हैं हम ऊपर नीचे, किससे कटेगा ये? ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो हमको डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आ रहा है? 797, फिर 0 0 0 0, 4 जीरो हो गया, इसको हम 256 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं।
256 है, 250 के अप्रॉक्स है, तो 3 बार में ले जाते हैं हम इसको। 6 3 18, 15 1 16, 3 2 6 और 1 7, 7 6 8 आया। तो जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे कैरी लेंगे, 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, 2 9 बचा, एक जीरो उतारेंगे, फिर जाएगा ये एक बार में 2 5 6, माइनस करेंगे तो ये हो गया 4, 8 में से 5 गया 3, फिर एक जीरो जाएगा, फिर एक बार में जाएगा 2 5 6, माइनस करते हैं तो ये हो गया 4, फिर यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, 84, फिर एक जीरो उतरेगा, 3 बार में जाएगा। तो यानी कि अगर हम देखें तो ऑप्शन डी ही सही लग रहा है, क्योंकि 1 3 1 1 3 3 यही आ रहा है। एक बार हम करके देख लेते हैं, फिर भी डिवाइड 3 बार में करेंगे तो फिर 7 6 8 आया, माइनस करते हैं, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ 3 बचा, 13 में से 6 गया 7, 72 बचा, फिर जीरो देंगे तो फिर ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में हो जाएगा हमारा 512, फिर माइनस करेंगे तो ये आ रहा है इतना लगभग 31132। हमको क्योंकि ये पूरा डिवाइड होगा नहीं तो डेसिमल में आएगा, तो इसका जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो 31133 होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, ये तो एक तरीका है कि कैसे निकालें हम लोग। ठीक है, उसके बाद या फिर हमने इसको कुछ और मेथड से भी कर सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। 2 सालों के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये जो डिफरेंस है ये बराबर होगा P मल्टीप्लाई R/100 का होल स्क्वायर के। ठीक है, P हमारा प्रिंसिपल है, R जो हमारा रेट है, तो हम ऐसे ही फार्मूला का यूज करके भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस हो गया 797, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू है 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे 256, और नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो गया। अब ये इधर आएगा तो ये 10,000 इससे मल्टीप्लाई होगा, 79740, और नीचे में आएगा 256, फिर वही डिवाइड करेंगे और हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, सॉरी 15 देखते हैं। इफ 2 इज एडेड टू ईच डिजिट, अच्छा ये सारे डिजिट में 2 ऐड किया जाए तो बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ न्यू नंबर, पहले नंबर और लास्ट नंबर का हमको सम बताना है। तो ये 5 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 7 बन गया, और लास्ट में 3 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा, और 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12। तो वो आसान सा सवाल था। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 3/8 + 1/8 + 5/16 + 2/8 - 2। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका बेस सेम है, जिसका डेनोमिनेटर सेम है, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। पहले यहाँ ये सेम है, एक ये 8 है और ये एक 8 है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। तो ऊपर वाले को बस प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ये हो गया 6/8। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 16 है, इसको भी 16 बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12/16। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो नीचे 16, 12 और 5 17 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, 16 हो गया एलसीएम, ये हो गया 17 - 16 दूना 32, जब माइनस करेंगे तो -15/16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, व्हेन x इज एडेड टू 30 15 21 और 11, 4 नंबर दिए हुए हैं, 30 15 21 और 11, ये प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन अगर हर नंबर में x ऐड किया जाए, तो ये 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 + x, 15 हो जाएगा 15 + x, 21 हो जाएगा 21 + x, और 11 हो जाएगा 11 + x। तब उस कंडीशन में ये जो नंबर्स मिलेंगे हमें, ये सब प्रोपोर्शन में होंगे, ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि 6x इज टू, मतलब 6xy, y और 3x - 9, ये अगर प्रोपोर्शन में है तो हमें y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो उस y की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पे पुट कर पाएंगे 6x में और 3x - 9 में, तो फिर हमें y की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिखेंगे 30 + x डिवाइड बाई 15 + x
इज इक्वल टू 21 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 11 प्लस एक्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक बार सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 30 इंटू 11 करेंगे तो 330 हो गया। फिर 30 को एक्स से किया तो 30x, फिर x को 11 से करेंगे तो 11x, तो दोनों मिलकर हो गया 41x। स्टेप्स हम लोग बचा रहे हैं और x को x के किया तो x स्क्वायर, ये बराबर होगा, इसको यहाँ करते हैं। 15 को पहले 21 से करते हैं तो 15 एकम 15, हाथ में लगा 1, 15 दूना 30 और 31 315, प्लस 15 को x से करेंगे तो 15x, x को 21 से करेंगे तो 21x, तो 15 और 21 ये हो जाएगा हमारा 36x। फिर x और x को करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो x स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली, तो ये हो गया 5x बराबर, ये 330 उधर जाएगा तो 315 माइनस का 330 हो जाएगा, तो 315 में से माइनस का 330 घटाएंगे तो -15 आएगा और x की वैल्यू इस केस में -3 निकल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू -3 आई। और अगर ये जो नंबर है 30, 15, 21 और 11 इसको हम ABCD मान लें, ABCD, तो एक x का ये फाइंड आउट करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि AD माइनस BC डिवाइडेड बाई B प्लस C माइनस A प्लस D। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम इस पे पुट करके भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे A क्या है, A है 30, B है 15, C है 21 और D है 11। तो AD यानी 30 इंटू 11 330, BC 15 इंटू 21 315, फिर B प्लस C यानी 15 और 21 36 और A प्लस D यानी 30 और 11 41। तो इसको माइनस किया तो ये 15 आया, नीचे -5 आया तो ये -3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। ये काफ़ी कारगर है। कभी कभी जब इक्वेशंस क्वाड्रेटिक बन जाएंगे या मुश्किल बन जाएंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला हमें हेल्प करेगा एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकालने में। तो अब हमें तो एक्स का वैल्यू मिल गया। तो अब हमसे पूछा है 6x, तो वहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं। 6x है तो ये 18 हो गया, 6 माइनस का 18 क्योंकि x की वैल्यू -3 निकली है, तो 6 इंटू -3 करेंगे तो -18, y प्रोपोर्शन y इज टू 3x, x की वैल्यू -3 रख देते हैं, -9, तो ये हो जाएगा -18, रेशियो हटाते हैं, डिवाइड में y आ गया इक्वल टू y, और ये हो गया -3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 हो गया, और यहाँ पे भी माइनस का 9 है तो माइनस का 18 हो गया। ठीक है, y और y मिलकर y स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देते हैं तो y की वैल्यू आ गई 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके साइड्स दिए हुए 17, 8, 9 और 12 और उसका डायगोनल 15 दिया हुआ है, तो हमें बताना है उसके एरिया क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। एक सेकंड, ठीक है, एक का लेंथ है 17, दूसरा है 8, 9 और 12 और उसका डायगोनल जो है वो 15 है, तो ये डायगोनल मैंने मिला दिया तो ये 15 हो गया। हमसे पूछ रहा है इसका एरिया, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है 12, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसका जो लंबाई है, एक का है 7, 17, एक का 8, एक 9 और एक 12, और एक डायगोनल बना लेते हैं हम इसका, तो इस डायगोनल की जो लंबाई है वो है 15। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो अगर पहला ये वाला ट्रायंगल देखें हम, तो इसमें जो साइड्स है वो है 17, 8 और 15। तो ये हमें पता है कि एक ट्रिपलेट बनता है 8, 15 और 17 का। ट्रिपलेट का मतलब है कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये बराबर होगा 17 के स्क्वायर के।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल 1 है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसकी जो सबसे लार्जेस्ट भुजा है यानी ये 17, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज होगी तो बचा हुआ एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट या परपेंडिकुलर जो बोल ले। तो बेस निकला है हमारा 8 मान लेते हैं और हाइट है 15। तो जब इसको काटेंगे हम 4 तो ये 60 आ गया। ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया मिल गया। उसी तरीके से जब दूसरे वाले ट्राइंगल में आएंगे हम, तो इसमें भी क्या है, 9 और 12 और 15 ये 3 साइड्स है, तो ये भी ट्रिपलेट बनाती है, यानी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 15 मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ पे लार्जेस्ट भुजा निकल के आ रही है। तो बचेगा 12 और 9, और इसको जब काटेंगे तो 9 छक्के 54 आ रहा है। तो एक ट्राइंगल का एरिया है 60, एक ट्राइंगल का एरिया 54, जोड़ेंगे दोनों को तो 114 आ गया, जो इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्राइंगल ये देखें ना अगर डायग्राम, तो ये दोनों राइट एंगल लग नहीं रहे हैं, लेकिन हमको पता है ट्रिपलेट है तो वो राइट एंगल होंगे ही होंगे। तो अगर इसका डायग्राम हम एक्चुअल बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक सेकंड, पर हम पहले ही तो डायग्राम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि हाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बना है ऐसे वाला, ये मेरा उसका डायगोनल है, ये उसका डायगोनल है ए बी सी डी, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये हो गया हमारा 15, ये हो जाएगा 17 और ये हो गया 8। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और उसी केस में ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 9 ये 12। तो इस तरीके से दो राइट एंगल ट्रायंगल को मिला के एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इन हाउ मेनी ईयर्स 1200 विल बिकम 2280 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, ये इंटरेस्ट है। क्या बोल रहा है, 1200 रुपये जो थे वो 2280 हो गए। तो मैं एक बार बेसिक से बताता हूँ। प्रिंसिपल हो गया 1200, अमाउंट हो गया 2280, तो इंटरेस्ट कितना लगा, माइनस करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये निकलेगा हमारा 1080। तो ये इंटरेस्ट लगा। अब क्या करते हैं हम, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं। इंटरेस्ट निकला 1080 बराबर प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितना है 4%, टाइम ही हमें निकालना है तो इसको टी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये 2 जीरो से ये दो जीरो कट गया, 12 से ये काटते हैं, 12 9 108 90 बार में, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से किए तो 45, और 45 का आधा फिर से करेंगे तो 22.5, यानी 22.5 सालों में ये पैसा 2280 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक सा तरीका हुआ। एक जो अप्रोच हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड रखते हैं और जो फॉलो करते हैं एग्जाम में, उसको भी मैं बताता हूँ। क्या है कि 1200 रुपये थे, कितने हो गए 2080 रुपये, कितने टाइम में हो रहे हैं, अब यही निकालना है हमको। तो कितना बढ़ गया, 1080 रुपये बढ़ गए। ठीक है, कितने के रेट से, 4% के रेट से बढ़ा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि 4% एक साल में कितना बढ़ रहा है वो पैसा। तो अगर हम देखें 1200 रुपये, इसका 4% कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 12 चौके 48, तो यानी एक साल में इतना बढ़ रहा है। तो हमें ये निकालना है कि 1080 कितने सालों में हो गया, तो 48 से भाग दे देंगे डायरेक्ट। जब काटा तो 12 से 4 बार में, 90 बार में, 45 2 22.5 आ गया। आंसर सेम आएगा। आप कौन सा अप्रोच आपको इजी लग रहा है, कौन सा फॉलो करेंगे वो आपके ऊपर है, पर हमें बेसिक वाला भी पता होना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक वाला भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ वेंडर बॉथ लेमन्स एट 7 for ₹1, यानी 1 रुपये में वो 7 लेमन खरीद के लाया। ठीक है, तो एक लेमन का सीपी कितना हो जाएगा, हमको एक लेमन से ही मतलब है। एक लेमन का सीपी हो गया 1/7 रुपये। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी मस्ट ही सेल फॉर एक रुपये टू गेन 75%। उसको 75% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 75% का मतलब हो गया हमारा 3/4, यानी कोई सामान 4 में खरीद के उसको 3 रुपये का फायदे यानी 7 रुपये में बेचना पड़ेगा।
यानी CP अगर 4 रखें तो सेलिंग प्राइस 7 रुपये रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर हम देखें तो हमें हमारा जो CP दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, वो दिया हुआ है 1/7, यानी 1/7 जो है वो 4 की वैल्यू है, तो नीचे 4 लिख देंगे। हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, यानी 7 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से 7 गया, ये बचा 1/4। तो ये सेलिंग प्राइस आ गई किसकी? एक लेमन की। एक लेमन का सेलिंग प्राइस 1/4 है, तो फिर कितने लेमन का सेलिंग प्राइस 1 रुपया होगा? तो 4 लेमन। ये तो देख के ही पता चल रहा है, या फिर यूनिटी मेथड से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी 4 लेमन जो होगा वो सही जवाब आएगा। 7 खरीद के लाया 1 रुपये में और बेचता है अगर 1 रुपये में 4, तो उसको 75% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये हम पहले ही देख चुके हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। बस मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स हैं, लार्जर वाला स्मॉलर से 50% ज़्यादा है। अगर स्मॉलर को 50 डिग्री ज़्यादा है, सॉरी, अगर इसको मैं x मान लूँ तो लार्जर वाला क्या हो जाएगा? x + 50 हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। x और x मिलकर 2x हो गया, 50 उधर जाके माइनस हो गया 130, और x की वैल्यू आ गई 65। तो छोटा वाला पूछा है तो 65 सही जवाब होगा। अगर बड़ा पूछता तो इसमें हम 50 जोड़ देते, 115 सही जवाब हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी एक प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आसान सा है। रेशियो दिया हुआ है, उसको हम बाई में लिख लेंगे, बटे में, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू लिख लिया, और 16/x। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जरा। ये डेसिमल और ये डेसिमल कट जाएगा, 5 से इसको काटते हैं 15 बार में, इसको 5 से काटते हैं, 5 3 15 39, 3 से काट देते हैं 5 और 13। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5x हो गया, और ये 13 × 16 करेंगे। ठीक है, और ये x जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी 5 डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 13 और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 3 48, हाथ में लगा 4, 16 एकम 16 और 4 20, डिवाइडेड बाई 5, तो 4 1 और 3 बच रहा है, तो यानी 41.6, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन 23 आसान सा है, सिंप्लीफाई है, कर लेते हैं इसको। बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे। आपको पता ही होगा बोर्ड मास का रूल क्या है, एक बार मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट भी कौन से? 4 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले बार ब्रैकेट या फिर लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर मीडियम या कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवाइड, फिर एम है मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। ये ऑर्डर फॉलो करेंगे हम लोग जब भी हम लोग एक ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे मोर देन वन अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 17 और 6 मिलके हो गया 23। उसके बाद ऑफ करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ तो है नहीं, उसके बाद डिवाइड भी नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई 17 और 6 23 हो गया, प्लस 93। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 21, 7 2 14 और 2 16। ठीक है, तो पहले ऐड कर लेते हैं, 127 है और 93 है। जब इसको ऐड करें हम लोग 127 और 93, तो ये हो जाएगा हमारा 320, माइनस 161 करेंगे तो ये आ जाएगा 59, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। टाइम एंड वर्क बोल रहा है कि पाइप ए फिल्स इन 18 मिनट। ए जो है अकेले 18 मिनट में करता है, बी एम्प्टी करता है 20 मिनट में, तो बी अकेले एम्प्टी कर देता है 20 मिनट में। एम्प्टी कर रहा है इसीलिए इसके ऊपर एक माइनस का साइन देते हैं। आफ्टर 6 मिनट बी इज ओपन, टोटल टाइम टू टैंक फिल द टैंक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम देंगे, 18 और 20, एलसीएम आ गया हमारा 180। 18 से भाग करेंगे तो 10, 20 से करेंगे तो 9, लेकिन बी की जो एफिशिएंसी है नेगेटिव होगी क्योंकि एम्प्टी करने वाला पाइप है। आफ्टर 6 मिनट बी इज ओपन, बी को ओपन किया गया 6 मिनट के बाद, तो यानी शुरू में 6 मिनट में सिर्फ ए ने काम किया, ए की जो एफिशिएंसी है वो 10 है, तो अगर 1 मिनट में 10 काम करता है तो 6 मिनट में 60 काम कर लेगा, बचेगा कितना? 120 काम, ये रिमेनिंग हो गया। ठीक है, बचा हुआ शेष। अब क्या, बी को भी ओपन कर दिया गया, तो दोनों के साथ की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? चूंकि बी -9 है तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, तो यानी 120 काम करने में अब उनको 120 मिनट लगेंगे, एक की रफ्तार से कर रहे हैं तो। पहले 6 मिनट ऑलरेडी लग चुका है, यानी 126 मिनट में टोटल टंकी भरेगा।
अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, 126 मिनट जो होगा वो सही जवाब होगा इसका। ठीक है, आसान सा सवाल है, टाइम एंड वर्क का, बहुत ही बेसिक सा। अब एक अगला जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई करना है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है हमको। क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो a है 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर। और जब ये माइनस होता है ना, एक माइनस वाला फॉर्मूला भी लिख दूँ, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस 2ab वाला माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे 2ab मतलब 2, a की जगह लिखेंगे 2x और b की जगह 5y। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 दूना 4 25 20xy प्लस b का होल स्क्वायर, तो b है 5y, 5y को होल स्क्वायर करेंगे तो ये 25y स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरा वाला करते हैं, ये वाला 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो वहीं पे a का स्क्वायर करेंगे यानी 25x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 5 दूना 10 दूना 20xy और प्लस b का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने दिया हुआ है, तो पहले 2x को दोनों के साथ करेंगे और फिर 5y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बेसिक्स है। 2x को 2x किया तो 4x स्क्वायर हो गया, फिर 2x को माइनस 5y से किया तो माइनस 10xy हुआ, फिर 5y को 2x से किया तो ये प्लस का 10xy और माइनस 25y स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटते हैं, माइनस 20xy प्लस 20xy और क्या कटेगा, माइनस का 10x प्लस का 10x प्लस 25xy स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। बचा क्या, बचा है 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर 29x स्क्वायर हो गया और 4x स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33x स्क्वायर और बचा प्लस का 4y स्क्वायर बस। तो यानी ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। या फिर इस टाइप के सवाल में ना वैल्यू पुटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे एक बार वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसा ज़रूरत तो नहीं है बट ठीक है, देख लेते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को 0 पुट कर देते हैं, y को 0 कर दिया अगर हमने, तो क्या होगा, हमारा ऑप्शंस में क्या चेंज आएगा, सारा y वाला टर्म ये हट जाएगा, सिर्फ x वाला बचा क्योंकि सब 0 हो गया। यहाँ से भी सिर्फ x 2x का होल स्क्वायर है यानी 4x स्क्वायर, फिर क्या है 5x का होल स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो गया तो 4x स्क्वायर, सब पॉजिटिव है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33x स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब हुआ। ये वैल्यू पुटिंग इसलिए काम आई यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो x का वैल्यू जितना भी दिया हुआ है ना वो सब अलग अलग दिया हुआ है चारों ऑप्शंस में। अगर किसी दो में भी सेम रहता ना फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर होगा, तब हमें जो बेसिक अप्रोच मैंने पहले सिखाया वैसे ही करना पड़ता। सपोज करें कि अगर हमने y की जगह x को 0 माना होता ना तब हम वैल्यू पुटिंग से नहीं कर पाते, क्योंकि y का यहाँ पे देखें तो दो जगह प्लस का 4y स्क्वायर है, प्लस का 4y स्क्वायर है, और माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, तो कॉमन है, दोनों जगह सेम है, तो हम उस केस में सही जवाब नहीं निकाल पाते, फिर हमको बेसिक से ही करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दो नंबर है, उनका रेशियो 5:3 है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है, हमको बताना है फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आसान है, कर लेंगे हम इसको। बस एक तरीका जो हमको पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये जो होता है ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है ये। तो अगर 5 और 3 ये दो रेशियो दिए हैं तो हम पहले नंबर को 5x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को 3x मान लेते हैं। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर और ये बराबर कितने के होगा 135 के। ठीक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 135 है तो नंबर का प्रोडक्ट भी 135 होगा। 15 से काट देते हैं 9 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 होगी, लेकिन हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो हमको नंबर मिल जाएगा। तो 5x था पहला नंबर, तो यानी 5 3 15 और दूसरा नंबर 3 3 9, ये हो गया। हमको बोल रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 15 और 9 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 5 का अगर फैक्टर कर ले तो ये 3 ×
5 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 5 45, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन 3 ही है, तो 3 आएगा। तो इसके रेसिप्रोकल, एलसीएम का रेसिप्रोकल हो गया 1/45 और एचसीएफ का रेसिप्रोकल हो गया 1/3। इनका हमको सम निकालना है। तो ये हो गया एलसीएम 45, ये हो गया 1 और ये हो गया 15, यानी 16/45। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सवाल है। टेन थीटा दिया हुआ है 15/8, हाइट 30 है, हमको बताना है फुट ऑफ द लैडर, मतलब एक दीवार है। क्वेश्चन भी एग्जाम में क्लियर नहीं दिया गया है, यहाँ पे खुद से ही समझना है। एक लैडर लगा रखा है हमने, ठीक है, तो ये हाइट 30 मीटर है। तो हमको ये बताना है कि दीवार और ये लैडर की जो नीचे का हिस्सा है वो कितना दूर पे है। और ये थीटा दिया हुआ है टेन थीटा 15/8, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, ये होता है P/B, और यही दिया हुआ है 15/8। तो परपेंडिकुलर यानी हाइट ये वाली, ये दिया हुआ है 30, लेकिन हम जब निकाल रहे हैं टेन थीटा से तो 15 आ रहा है, तो कितना गुना है, 2 गुना। तो हमको बेस निकालना है, तो बेस भी कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 16 मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28। अ मैन कवर्स 519 किलोमीटर इन 7 आवर्स, मतलब 7 घंटे अगर वो चलता है ना तो 519 किलोमीटर कवर कर लेता है। आगे क्या बोल रहा है, 2/3 डिस्टेंस इन 5/7 टाइम, मतलब 519 किलोमीटर 7 घंटे में करता है। लेकिन अगर 2/3 डिस्टेंस, मतलब इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 से काट दिया तो ये हो गया 173, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2/3 निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 34,600। इतना किलोमीटर जानने में उसको कितना टाइम लगा, इसका 5/7 यानी 5 घंटे लगे। फाइंड द स्पीड फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, तो 5 घंटे में इसने 346 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। बचे कितने इसके बाद, 2 घंटे बचे, क्योंकि उसको डिस्टेंस अभी भी 7 घंटे में ही पूरा करना है। और डिस्टेंस कितना बचा है, तो ये बच गया 3, 11 में 7 गया 4, 173 किलोमीटर्स बचा है। 173 किलोमीटर्स उसको कितने घंटे में जाना है, 2 घंटे में। तो हमको स्पीड बराबर पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हो गया 173, टाइम हो गया 2, इसको डिवाइड कर देते हैं 8 6.5। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड मीडियन ऑफ 76 83 30, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए जो मेथड है वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे हम इसको। तो सबसे पहले लिखते हैं, पहले गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 11 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 18 है, तो 18 लिख लिया। सॉरी, सबसे छोटा 11 है, तो सबसे पहले 11 लिखेंगे, ध्यान देंगे इन सब चीज़ों का। फिर आएगा हमारा 27, फिर 30, फिर 34, फिर 35, उसके बाद 52, 76, 83, 81 भी है, फिर 83 और 84। 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 है, यानी हम इसका एग्जैक्टली मिडिल में टर्म निकल सकता है, ठीक है। ये ऑड है, जब भी ऑड रहेगा ना तो मिडिल टर्म निकाल सकते हैं हम। इधर 5 छोड़ देते हैं, इधर 5 छोड़ देते हैं, तो ये वाला जो हो गया ये मिडिल टर्म हो गया, यानी 35 से सही जवाब होगा, ठीक है। तो एक दो कंडीशन है इसकी, कि अगर n की वैल्यू ऑड रही तो क्या करते हैं, मिडिल वाला टर्म जो एग्जैक्टली मिडिल में होगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब मीडियन होगा। अगर n की वैल्यू इवन हुई, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक और नंबर दे दिया, a दे दिया, 94 दे दिया, ऐसे लिख लेते हैं, तब क्या होगा उस केस में मिडिल में 2 नंबर आते हैं, 35 और 52 दोनों आते हैं। तो हम दोनों नंबर्स को a प्लस b दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, एवरेज निकालते, वो हमारा मीडियन होता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। मॉड दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, इंपेरिकल फार्मूला का इस्तेमाल करके हमको बताना है कि मीन क्या होगा, ठीक है। तो एक इंपेरिकल फार्मूला होता है, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये पता होगा आपको, रिवाइज कर रहे हैं, बस एक बार याद कर ले। मॉड की वैल्यू हो गई 28.4, मीडियन दिया हुआ 88, यानी 2 × 88, 2 मीन, मीन को नहीं पता x लिख लेते हैं,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3×8 = 24, हाथ में लगा 2, 3×8 = 24, 264। 264 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस होगा, 264 को माइनस कर देंगे 28.4 से, तो इनको माइनस कर देते हैं। ये हो गया 0.6 करेंगे तो 13 में से 8 गया 5, 3 और ये 2, ठीक है। माइनस का आएगा क्योंकि 264 बड़ा है, -2x, माइनस माइनस कट गया, अब 2 इधर आएगा तो डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 235.6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 117.8, 117.8। ऑप्शन सी जो होगा सही जवाब होगा। ये फॉर्मूला याद रखिए आप, mod = 3 मीडियन - 2 मीन। इस पर भी सवाल काफ़ी बार आए हैं एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या बोल रहा है कि मार्क्ड प्राइस 517 इज 30% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है। किसी आर्टिकल का, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य, मतलब उस पर जो लिखा गया है ना, वो 517 रुपये है, लेकिन आगे ये भी बोल रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा लिखा गया है। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा ना, उससे वो 30% बढ़ाकर लिखा गया है उस पर प्राइस। तो अगर हम देखें तो 30% का क्या मतलब होता है, 30% है 3/10, यानी अगर CP 10 रहा होगा, 10 का 30% हो जाएगा 3, यानी इसमें जब हम ऐड कर देंगे तो जो 13 आएगा, 10 और 3 13, ये हो जाएगा मार्क्ड प्राइस, ठीक है यहाँ तक। तो अगर CP 10 है तो मार्क्ड प्राइस 13 है, और मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है हमें 517, यानी 13 की वैल्यू दी हुई है। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये 13 से डायरेक्टली कट नहीं रहा है, और क्वेश्चन भी जो है वो भी हमारा ना 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अगर हम 13 से इसको डिवाइड करते हैं ना, तो 13 × 3 = 39, ठीक है, 12 बचेगा और 7 है, तो 9 बार में 117 होता है। यहाँ पे 10 बचेगा, एक डेसिमल देंगे तो आ जाएगा 100। तो 100 अगर ले जाएंगे हम तो 13 × 7 = 91 बार में जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 13 × 7 = 91, लगभग क्योंकि 90 आएगा लेकिन 91, तो इतना डिवाइड कर दे रहा है। और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 397.7, ठीक। तो इतना हम मान लेते हैं कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट इज 2%, प्रॉफिट 2% है, 2% ज़्यादा के लाभ में बेचा गया है। तो हमें निकालना होगा सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, ठीक है। ये मेरा कॉस्ट प्राइस था 397.7, अब 2% ज़्यादा में बेचा गया, यानी 102 रुपये में बेचा गया है 100 की चीज़ को, ठीक है। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं ना, काटने से अच्छा है 102 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि 100 से डिवाइड करना हमारे लिए आसान हो। तो हम यहाँ रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 7 = 14, हाथ में लगा 1, 7 दूना 14, 1 15, हाथ में लगा 1, 9 दूना 18, 1 19, हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है। 0 0 0 0, 7 7 9 3, 4 5 9 7 16, 7 7 14, 1 15, 10 4, एक डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल देंगे, लेकिन नीचे 100 भी था, ठीक है। तो हम लोग 2 0, मतलब ये डेसिमल 2 नंबर्स के आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट के। तो ये हो गया 405.65, 4 को अवॉइड करते हैं हम जो डेसिमल के लास्ट में, 405.65, ये सेलिंग प्राइस हो गया। मार्क्स प्राइस लिखा था उसने 517 रुपये, लेकिन उसको अल्टीमेटली बेच कितने पे रहा है, 405 रुपये में, 405 रुपये 65 पैसे में बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया गया है, जितना अंकित मूल्य था और जितना विक्रय मूल्य था, जितने बेचा गया, तो वो डिस्काउंट परसेंट ही हमें निकालने के लिए बोला गया। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये होता है जितना उस पर लिखा गया था माइनस जितने में बेचा गया है, एक्चुअल जितने बेचा गया है। तो लिखा गया था 517, अब बेचा गया है हमारा 405.65 रुपये में। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको हम माइनस करें, अच्छा यहाँ पर क्या है ना कि 405 है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए मान लेते हैं कि 406 है, तो हमें माइनस करने में थोड़ा आसानी ईजी पड़ेगा। तो यह जगह 7 में से 6 गया, 1 1 और 1, 1 1 1 आ रहा है। तो अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है हमको। डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट
डिवाइडेड बाई MP मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है। डिस्काउंट है हमारा 111, MP है 517 मल्टीप्लाइड में 100। अब इसको जरा हम डिवाइड कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 517 डिवाइडेड बाई 111 और 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 जीरो आ गया, तो 2 बार में पहले जाएगा 1034, जब माइनस करेंगे तो हो गया 660, फिर एक बार में जाएगा 517, यानी 21%, पूरा डिवाइड नहीं कर रहे लेकिन 21 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम एक बार। तो एक ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी जो आ रहा है 21.25%, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, वहाँ से हमने CP निकाला, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो फिर हमने SP निकाल लिया। हमसे डिस्काउंट पूछा है तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमसे डिस्काउंट निकल जाएगा और फिर हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन यहाँ जो नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है सवाल में वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन मुश्किल हो गया है। लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ कुछ सवाल तो होते ही हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, कुछ कुछ सवाल बहुत आसान आते हैं जो सेकंड्स में हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो सवाल डिजर्व करते हैं जिसमें टाइम दिया जाए उसमें देंगे और कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और एक अटेम्प्ट में ही हम सही जवाब तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ जो 5 जून शिफ्ट 2 में हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।